हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाजिर हैं। आज की वीडियो में हमें बात करनी है 2008 अमेरिका के क्राइसिस की। जब हम कोविड की बात करते हैं तो काफी लोग कोविड का जो क्राइसिस अभी चल रहा है उसको 2008 के अमेरिका के क्राइसिस के साथ या फिर ग्रेट डिप्रेशन 29 के साथ रिलेट करके देखते हैं। इस वीडियो में हमें सादी लैंग्वेज में समझना है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है कि ये 2008 में जो यूएस में क्राइसिस आए थे जिसमें करीब करीब 500 के आसपास बैंक्स डूब गई थी, तो ये 2008 के अमेरिका के क्राइसिस हुए कैसे और ये पूरा जो माजमा था वो चला कैसे था। और हम इस पूरे क्राइसिस को बहुत सिंपल वे में समझने वाले हैं। इस लैंग्वेज में समझेंगे कि हर कोई इसे आसानी से समझ सकता है और मुझे यकीन है कि आप इसको भी बहुत पसंद करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं 2008 के अमेरिका के क्राइसिस के पास। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि यूएस जो है वो सुपर पावर बन गया था और डॉलर ग्लोबल करेंसी बन गया था। अब इसका रीजन ये निकला था कि यूएस के लिए कोई भी वर्ल्ड से चीज इंपोर्ट करना प्रैक्टिकली फ्री था, क्योंकि उनको अपने डॉलर प्रिंट करके देना था जो कि बाकी कंट्री के लिए नहीं है। अब इस चीज का परिणाम ये आया कि यूएस का जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी हो गया। मतलब हम इंडिया में हमारा जो सेविंग्स रेट है वो 35% के आसपास होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम जब 100 रुपए का प्रोडक्शन करते हैं तो हम 65 रुपीज का कंजम्पशन करते हैं, 35 रुपीज हमारा सेविंग्स होता है। जबकि यूएस के केस में देखा जाए तो ये परसेंटेज बहुत कम है, करीब करीब 4-5% के पास होगा। अब यूएस के लोग क्या करते हैं, यूएस के लोग जितना इनकम कमाते हैं उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही कंज्यूम करते हैं। अब इनकम से ज्यादा खर्चा कैसे कर पाओगे, तो हमारे पास आज के डेट में इंडिया में भी है और यूएस में भी एक इंस्ट्रूमेंट है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और क्रेडिट कार्ड में आपको बैलेंस मिलता है। अब यूएस में जब फ्राइडे को सैलरी मिलता है तो सैटरडे संडे बंदा क्या करता है, सैटरडे संडे बंदा वो पूरा पैसा खर्चा करने में लगा है। और खर्चा करने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट या हथियार है तो वो है उसका क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट है। अब अगर उसको क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज्यादा खर्चा करना है तो उसको क्या लगेगा, उसको कंपनी को बोलना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनी को बोलना पड़ेगा कि हमें क्रेडिट लिमिट ज्यादा चाहिए। और क्रेडिट लिमिट के लिए उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में उस बंदे को कुछ ना कुछ चीज मॉर्गेज रखना पड़ेगा। अब मॉर्गेज में जो हुआ ये कि मॉर्गेज में बैंक वालों के लिए सबसे अच्छी चीज थी वो था होम, हाउसेस। ओके, तो मान लो कि मेरे पास एक घर है। अब जिस घर की वैल्यू से 10 लाख रुपए का फ्लैट है, अब मुझे वो 10 लाख का फ्लैट बैंक में मॉर्गेज रखना है। तो मैं बैंक वाले के पास गया और बैंक वाले को बोला कि देखो ये मेरे 10 लाख के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, आप ये अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखो और इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट मुझे दे दो। अब बैंक वाले ने सिफर साइड पे 80% लिमिट दे दिया। मतलब जब मैंने 10 लाख का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बैंक को दिया तो बैंक ने मुझे 8 लाख का क्रेडिट लिमिट दे दिया। मतलब आप क्रेडिट कार्ड से मैं 8 लाख तक का खर्चा कर सकता हूं। ओके, ये एक सिस्टम चली। अब इस सिस्टम में हुआ ये कि हाउसिंग की डिमांड बढ़ने लगी। लोग घर खरीदते, उसको मॉर्गेज करते और क्रेडिट कार्ड का बैलेंस लेते और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाते। इस प्रोसेस में हाउसिंग की डिमांड बढ़ने लगी। अब इस चीज को थोड़ा इंडियन कंटेक्स्ट में पहले समझ लेते हैं। अगर इंडिया में मुझे घर खरीदना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बैंक में से लोन लेनी पड़ेगी। और जब मैं बैंक में जाऊंगा लोन लेने के लिए तो आपको क्या लगता है, मैंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे दिए और बैंक वाले ने मुझे लोन दे दिया, इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। जब मैं बैंक में अप्लाई करूंगा होम लोन के लिए तो बैंक वाला मुझे कहेगा कि आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अभी अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। वो पहले मेरे डॉक्यूमेंट मांगेगा। मेरे डॉक्यूमेंट मतलब वो बोलेगा कि आपका आईडी प्रूफ लाओ, आपका एड्रेस प्रूफ लाओ, आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लाओ, अगर जॉब कर रहे हो तो 3 महीने की सैलरी शीट लाओ। ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और उसके बाद बैंक मेरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन एजेंसी होती है वो काम करते हैं। बैंक मेरी ऑफिस में जाके इंक्वायरी करेगी कि मैं सही वहां पे काम कर रहा हूं कि नहीं। ओके, उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे मेरे नेबर को पूछ के कि मैं वहीं पर रहता हूं कि नहीं, मैं कैसा बंदा हूं, ये सारा वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद बैंक क्या करेगी, बैंक मेरी मंथली सैलरी कैलकुलेट करेगी, एवरेज सैलरी। अगर समझो कि मेरे एवरेज सैलरी 50,000 आ रही है
तो बैंक क्या सोचेगी, अगर ये बंदा हर महीने 50,000 कमाता है तो उसमें कम से कम आधी सैलरी उसको अपना घर चलाने के लिए चाहिए कि मतलब 50,000 में से 25,000 रुपए तो उसको घर खर्च में लगने वाले हैं, बाकी इसके पास बच रहा है 25,000 रुपए, अगर कोई और लोन वगैरह नहीं चल रहा है तो। अब बैंक ये सोचेगा कि इसके पास हमें ईएमआई पे करने के लिए, हफ्ता पे करने के लिए जो हर महीने पैसा बचने वाला है वो सिर्फ है 25,000 रुपए। और अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन लगाएं, अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 या 9% के आसपास है, तो आपका ईएमआई 20 साल के लोन के लिए आता है करीब करीब 1,000 रुपए। मतलब अगर आपने 1 लाख का लोन लिया तो आपको हर महीने 1,000 का हफ्ता भरना है। अब यहां पर बैंक ने कैलकुलेशन करके देखा कि मेरे पास हफ्ता पे करने के लिए, ईएमआई पे करने के लिए हर महीने 25,000 बचने वाले हैं, तो मुझे कितना लोन मिलेगा? मुझे बैंक बोलेगी कि आपका जो लिमिट है वो 25 लाख रुपए का है। अगर 25 लाख का मुझे बैंक ने लोन दिया तो मेरा 25,000 का ईएमआई आएगा, मैं हर महीने 50,000 कमा रहा हूँ, 25,000 मेरा घर खर्च में चला जाएगा और बाकी 25,000 मैं बैंक को लोन रीपे करने के लिए अपने रेगुलर ईएमआई पे कर सकता हूँ। तो बैंक ने मुझे एक लेटर दिया कि आपका जो लोन सैंक्शन अमाउंट है वो 25 लाख रुपए का है, ये फिक्स्ड हो गया। उसके बाद बैंक बोलेगी अब आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लाओ। उसके बाद मुझे प्रॉपर्टी के सारे मकान के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, बैंक उसको भी लीगली वेरीफाई करेगी, फिर उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाएगा। मान लो कि ये प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 50 लाख रुपए का है। अब मेरी रिक्वायरमेंट तो 50 लाख की लोन की है, लेकिन बैंक बोलेगी हम आपको इस प्रॉपर्टी के ऊपर 25 लाख से ज्यादा लोन नहीं दे सकते हैं। बैंक का क्राइटेरिया है प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन होगा उसका 80%, 80% या फिर आपका जो सैंक्शन अमाउंट है उससे ज्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। अब अगर प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की है, उसका 80% हुआ 40 लाख रुपए, तो प्रॉपर्टी के ऊपर तो मुझे 40 लाख का लोन मिलना चाहिए, लेकिन मेरी जो कैपेसिटी है, क्योंकि अगर मुझे बैंक ने 40 लाख का लोन दे दिया है तो मेरा ईएमआई आएगा 40,000 रुपए का, जबकि ईएमआई पे करने के लिए मेरे पास पैसा सिर्फ 25,000 बच रहा है। तो बैंक मुझे बोलेगी कि हम आपको 25 लाख का ही लोन दे पाएंगे। सो बैंक ने ऐसा क्यों किया? मेरे बैंक को अगर 50 लाख के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, फिर भी बैंक मुझे 25 लाख का लोन क्यों दे रहा है, 40 लाख का क्यों नहीं दे रहा है? ऐसा करके बैंक 2-3 काम कर रहा है। बैंक एक अपने आप को सिक्योर कर रहा है, क्योंकि बैंक जो पैसा मुझे दे रहा है वो बैंक का अपना पैसा नहीं है, कस्टमर का पैसा है जिन्होंने बैंक में रखा है। ओके, तो ये पैसा देके बैंक अपने कस्टमर को सिक्योर कर रहा है। दूसरा, बैंक ये देख रहा है कि मेरी पेमेंट कैपेसिटी कितनी है। अगर बैंक ने 40 लाख का लोन दे भी दिया है तो हर महीने 40,000 का जो ईएमआई आने वाला है वो मैं नहीं पे करने वाला हूं। अगर नहीं पे कर पाया तो बैंक को पैसा नहीं मिलेगा और मुझे प्रॉपर्टी फिर से बेचनी पड़ेगी। तो बैंक के लिए सेफ्टी जो है, मेरी सेफ्टी, बैंक की सेफ्टी और कस्टमर की सेफ्टी, ये बहुत जरूरी होता है। अब यही काम हम एक बार यूएस बैंक में जाके देखते हैं। अब यूएस की बैंक में क्या हो रहा है? यूएस की बैंक में ऐसा कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है। यूएस की बैंक में जब 2008 के क्राइसिस के पहले था, अगर मैं बैंक के पास गया और बैंक को कहूंगा कि देखो ये मेरा 40 लाख का फ्लैट है, ये डॉक्यूमेंट रखो और मुझे लोन दे दो, तो बैंक क्या करेगी? वो 50 लाख का जो मेरा प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट अपने पास रखेगी और मुझे 40 लाख का लोन मिल जाएगा। अब ये 40 लाख का लोन जो होगा वो मेरे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ? मुझे 40 लाख का लोन मिलने लगा। ओके, अब इसके पीछे एक और रीजन भी था। वहां पर यह कि अगर मैं उस बैंक का मैनेजर हूं तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, मैं कितना कमाऊंगा, वो डिपेंड करेगा कि मैंने इस तरह की कितनी लोन दी है। जितनी मैं ज्यादा लोन दूंगा उतना मेरा सैलरी ज्यादा आने वाला है, क्योंकि सैलरी में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स कंपोनेंट होता है, एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है। फिक्स कंपोनेंट बहुत कम है, मतलब उतना सैलरी मुझे मिलना ही है। उसके अलावा मैं जितनी ज्यादा लोन दूंगा उतना मुझे ज्यादा सैलरी मिलने वाला है। तो एज ए मैनेजर भी मैं खुश हूं, जितना ज्यादा लोन दूंगा उतना मेरा कमीशन मिलने वाला है। तो ये वहां की बैंक का रूल है। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या? बैंक मैनेजर खुश है क्योंकि उसका कमीशन बढ़ गया, जो कस्टमर जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लेकर आया है, जिसको लोन मिला है, वो भी खुश है। ओके, काम हो रहा है, चल रहा था। अब इस प्रोसेस में लोगों को ये लगा कि मकान खरीद के लोन लेना
और लोन पे मकान खरीदना ये काफी आसान हो गया। इस प्रोसेस में हुआ ये कि जो मकान है, जो घर है, उनकी वैल्यू बढ़ने लगी। अब उसको एक सिंपल वे में समझते हैं। मैंने पहले जब ये लोन लिया था तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी थी उसका वैल्यू था 50 लाख रुपए। उसके सामने बैंक ने मुझे 40 लाख लोन दिया था। ओके, अब ये हुआ, उसको 3, 4, 5 महीने हो गए, 1 साल हो गया। अब जब मैंने देखा कि अब मेरे मकान की जो वैल्यू है वो 50 लाख से बढ़ के 1 करोड़ हो गई है, मैं क्या करूंगा? मैं फिर से बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को बोलूंगा, देखो मैंने जब आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दिए थे तब उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए थी और आपने मुझे 40 लाख का लोन दिया है। अब देखो उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई है, तो एक्चुअली मेरा लोन 80 लाख का बनता है। तो बैंक क्या करेगा? उसी मकान के ऊपर मुझे ज्यादा लोन देगा कि उसी पैसों से लोगों ने और मकान खरीदना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस चलने लगा और एक तरह का प्रॉपर्टी बूम, जो मकान की प्राइसेस थी वो बहुत फास्ट में बढ़ने लगी। और जब ये बढ़ रहा था तो बैंक मैनेजर को लगा कि ये तो हम तो बहुत सेफ खेल रहे हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी के ऊपर जितना लोन दिया था उसका वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा है, तो हमारा पैसा है वो सेफ है। अगर कोई ईएमआई नहीं पे करेगा, अगर कोई रेगुलर हफ्ता नहीं पे करेगा, तो हम उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। ये प्रोसेस चल रहा था। अब उस प्रोसेस के साथ साथ एक और चीज हुई। अगर मैं बैंक हूं तो एज ए मैनेजर मुझे किस में मजा आने वाला है? मुझे मजा उस चीज में आएगा, मैं जितनी ज्यादा लोन दूंगा उतना मेरा कमीशन आने वाला है। लेकिन एक सिचुएशन ये आ गई कि लोग तो लोन लेने आ रहे थे, लेकिन एज ए बैंक मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि बैंक तो उसी पैसों का लोन देगी ना जितने कस्टमर ने डिपॉजिट किए हैं। अब कस्टमर अवेलेबल है, लोग लोन लेने के लिए आ रहे हैं, अगर मैंने लोन दिया तो वो भी खुश होने वाले हैं, मैं भी खुश होने वाला हूं, लेकिन उनको लोन देने के लिए अब मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं रास्ता ढूंढ रहा था। अब उसी सिचुएशन में लेमन ब्रदर्स नाम तो सुना ही होगा आपने ना, 150 साल पुरानी फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म्स, उस तरह की कंपनीज थी जो फाइनेंशियल कंपनीज है, उन्होंने उसका एक अच्छा रास्ता निकाला। वो रास्ता क्या है वो समझते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपने जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर लोन दिया है वो फाइल हमें दे दो, उसके बदले में हम आपको सिक्योरिटीज देंगे, सर्टिफिकेट्स देंगे। अब समझते हैं। समझो कि ये फाइल है। अब ये फाइल में मैंने 10-10 लाख रुपए के जो 10 लोन दिए हैं उसके डॉक्यूमेंट इसके अंदर है। मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर 10 डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी के फाइल के अंदर, और जिसकी हर एक की वैल्यू 10 लाख रुपए है। मतलब 1 करोड़ रुपए के घर के दस्तावेज या डॉक्यूमेंट इस फाइल के अंदर है, तो इस फाइल की वैल्यू कितनी हुई? 1 करोड़। अब 1 करोड़ के सामने मुझे 1,000 रुपए के 10,000 सर्टिफिकेट मिल गए। ये एक सर्टिफिकेट की फोल्डर है जिसमें 1,000 रुपए वाले 10,000 सर्टिफिकेट है। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1 करोड़। और इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1 करोड़। अब एज ए मैनेजर मुझे क्या करना है? मुझे ये सर्टिफिकेट बेचने हैं, और जो सर्टिफिकेट खरीदने आएगा उसको मैं बोलूंगा कि ये सर्टिफिकेट के बैकएंड में ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है। जैसे हम लोग इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार के अंदर। अब शेयर बाजार में अगर मेरे पास एक कंपनी का एक सर्टिफिकेट या शेयर है डीमैट फॉर्म में हो, तो वो तो एक बुक की एंट्री है। उसकी वैल्यू कहां से आई? उसकी वैल्यू आई कंपनी के एसेट्स के हिसाब से। तो कंपनी की जो एसेट्स है, कंपनी की जो मिल्कियत है, उसके हिसाब से शेयर की वैल्यू बनती है। उसी तरह से इस सर्टिफिकेट की वैल्यू बनी इस फाइल के हिसाब से। अब क्या हुआ? ये फाइल मैंने लेमन ब्रदर्स को दे दिया और उसके बदले में उन्होंने मुझे 1 करोड़ के सर्टिफिकेट दे दिए। अब इंडिया की बैंक में अगर कोई कस्टमर अपना पैसा डिपॉजिट करने जाता है, हम अपने बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है इंटरेस्ट। वो 4% हो, एफडी है तो 5%, 6% मिलता है। ओके, अब अगर यही पैसा एक अमेरिकन अगर अमेरिका की बैंक में डिपॉजिट करने जाता है तो उनको क्या मिल रहा है? उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता, बैंक उनसे अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे पैसा वसूल करती है। मतलब आपका पैसा बैंक सेफ रखेगी, आपको बाकी सारी फैसिलिटी देगी, उसके बदले में बैंक आपसे चार्ज करती है। इंटरेस्ट अगर देती भी है तो बहुत कम मिलता है। अब ये हुआ
एक कस्टमर मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे 1000 रुपए आपके बैंक में डिपॉजिट रखने हैं। मैंने कस्टमर को कहा कि देख, तू 1000 डिपॉजिट रखेगा तो तुझे बहुत कम ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बदले तू 1000 रुपए का एक सर्टिफिकेट बाय कर लो, उससे फायदा क्या होगा? बोले देखो, ये सर्टिफिकेट है ना, ये होम लोन के अगेंस्ट में बना हुआ है। अब जो जिन्होंने लोन लिया है उनको हमने 10-12%, 8%, 9% पे होम लोन दिया है, तो वो लोग 9% इंटरेस्ट पे करने वाले हैं हमें, और उसमें से हम आपको कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर 9% की होम लोन है तो मैंने कस्टमर को कहा कि देखो, हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे। मतलब जो कस्टमर है जिन्होंने ये होम लोन लिया था वो मुझे 9% इंटरेस्ट देने वाला है, मैं जो सर्टिफिकेट लेके गया हुआ है उसको 5% इंटरेस्ट दूंगा और 4% मेरा अपना प्रॉफिट भी होगा। अब कस्टमर को लगता है कि हाँ, ये तो अच्छा सौदा है, तो कस्टमर ने क्या किया, अपना पैसा मेरी बैंक में डिपॉजिट करने की बजाय सर्टिफिकेट ले लिया। अब इस तरह से मेरे सर्टिफिकेट बिक गए। मान लो मेरे 10,000 सर्टिफिकेट बिक गए, मेरे पास कितना पैसा आया? 1 करोड़, है ना? तो मेरे पास 1 करोड़ पैसा आ गया है। तो मैंने क्या किया, 10 कस्टमर को बुलाया, आपको लोन चाहिए था ना, आओ लोन लेके जाओ, अब हमारे पास पैसा पड़ा है। फिर से 10 कस्टमर आए, मैंने 1 करोड़ उनको दे दिया और फिर से मेरे पास एक नया फाइल रेडी हो गया। ये फाइल मैंने फिर लेमन ब्रदर्स को दिया, उसके सामने 10,000 सर्टिफिकेट लिए और फिर से सर्टिफिकेट्स बेचना शुरू कर दिया कस्टमर्स को। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जिसको लोन मिल रहा है वो खुश है, जो सर्टिफिकेट लेके गया वो खुश है, मैं एज ए बैंकर मैं भी खुश हूं, कंपनी वाला जो लेमन ब्रदर्स सर्टिफिकेट जो बना रहा है वो भी खुश है, हर कोई खुश था। अब उस प्रोसेस में एक 2-3 चीज आगे बढ़ी। एक कस्टमर मेरे पास आया और उसने कहा कि ये सर्टिफिकेट तो मैं बाय कर लूं, लेकिन इसमें सेफ्टी की गारंटी क्या है, सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है? ओके, तो हमने कहा ठीक है। हमने एक इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया और उनको बोला कि काम करो, हमने जितने भी लोन दिए ना आप उसको इंश्योर कर दो। मतलब ये सारे जो मकान है जिन पे लोन दी गई है, सारे मकान का इंश्योरेंस है और जिसने लोन लिया है उसका भी इंश्योरेंस निकलवा लिया हमने। अब क्या हुआ, ये जो फाइल है, जो लोन है वो काफी इंश्योर्ड है, तो सर्टिफिकेट भी इंश्योर्ड हो गए, तो सर्टिफिकेट की सेफ्टी बढ़ गई। जब सेफ्टी बढ़ गई तो सर्टिफिकेट की डिमांड बढ़ गई, लोग सर्टिफिकेट लेने आ गए। फिर कुछ लोग आए कि ये सर्टिफिकेट अगर मैंने बाय किया है तो मुझे पैसा वापस कब मिलेगा, मतलब लिक्विडिटी की बात थी। अगर उसने मेरे अकाउंट में पैसा रखा है बैंक में तो कभी चाहे विड्रॉ कर सकता है, लेकिन अगर ये सर्टिफिकेट बाय किया है तो उसको पैसा वापस कब मिलेगा। अब ये लिक्विडिटी का सवाल हो गया। अब उसकी वजह से कुछ लोग सर्टिफिकेट बाय करने को रेडी नहीं थे। अब उसमें क्या किया गया, उसमें ये हुआ कि हमने एक एक्सचेंज बना लिया, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे एक एक्सचेंज बन गया और ये जो सर्टिफिकेट है ये एक्सचेंज में लिस्टेड हो गए। मतलब कभी भी किसी को भी पैसा चाहिए तो वो सर्टिफिकेट एक्सचेंज में जाके सेल कर सकता है और किसी को बाय करना है तो एक्सचेंज से बाय भी कर सकता है। अब एक्सचेंज शुरू होने से 2-3 चीजें हुई। एक, जो सर्टिफिकेट होल्डर है जिसके पास ये सर्टिफिकेट है उसको तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, लेकिन मार्केट में उस सर्टिफिकेट की वैल्यू जो बढ़ेगी और अगर वो हाई प्राइस पे बेचेगा तो उसको एक्स्ट्रा मुनाफा भी होगा। तो जैसे जैसे ये जिस मकान के ऊपर हमने सर्टिफिकेट बनाए हैं इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे इस सर्टिफिकेट की मार्केट वैल्यू बढ़ने लगेगी और आपको इंटरेस्ट के साथ साथ ये एक्स्ट्रा मुनाफा भी हो सकता है। जब ये हुआ तो सर्टिफिकेट की डिमांड और बढ़ गई। ओके, एक स्टेप आगे जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेटिंग एजेंसी को बुलाया और उनको कि काम करो, आप हमारे सर्टिफिकेट को रेट करो। जैसे म्यूचुअल फंड का रेटिंग आता है, सर्टिफिकेट को रेट करो। रेटिंग एजेंसी ने क्या किया, थोड़ा कमीशन लिया, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देखे और सर्टिफिकेट को रेट कर दिया AAA+, ओके। फिर कस्टमर कुछ आया तो मैंने कस्टमर को कहा कि देखो हमारा सर्टिफिकेट है ना, ये अच्छा आपको इंटरेस्ट देगा, आपको अगर पैसा चाहिए तो आप मार्केट में बेच सकते हो, ये इसका इंश्योर्ड भी है तो वो भी है, देखो रेटिंग भी अच्छा है। जब ये सब हुआ तो मार्केट में सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ने लगी।
जैसे सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ने लगी, मैं हर बार सर्टिफिकेट बेचता, पैसा आता, फिर लोन देता, फिर सर्टिफिकेट बनाता। अब इस प्रोसेस में हर कोई खुश था, मैं एज ए बैंकर खुश था, क्योंकि मैं तो प्रॉफिट कमा रहा हूं, मेरा कमीशन बहुत ज्यादा हो गया। कस्टमर खुश थे क्योंकि उनको लोन मिल रहा है, सर्टिफिकेट जिन्होंने बाय किया वो भी खुश थे क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाला खुश था क्योंकि उनको बिजनेस मिल गया, रेटिंग एजेंसी वाला खुश था, उसको कमीशन मिल रहा है, रेटिंग हर बार जब रेटिंग करेंगे तो पैसा मिल रहा है। ओके, सो एवरीबॉडी वाज हैप्पी। अब इस प्रोसेस में हाउसिंग की डिमांड, घरों की डिमांड और बढ़ने लगी और एक तरह का हाउसिंग बबल बन गया, एक गुब्बारा बन गया। ओके, अब जब गुब्बारे की बात करेंगे तो गुब्बारा एक लिमिट तक चलता है, कभी ना कभी तो फूटता ही है। अब ये गुब्बारा फूटा कैसे, उसको समझते हैं। अब शुरू में जो मेरे पास लोन लेने आने वाले लोग थे वो तो अच्छे लोग थे, वो अपना हफ्ता रेगुलर पे कर रहे थे, जैसे वो पे करेंगे सर्टिफिकेट होल्डर को उसका इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और सब अच्छी तरह से चल रहा था। अब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको लोन लेना था लेकिन वो कैपेबल नहीं थे, हम उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं सब प्राइम, मतलब वो बंदा पे करने की कैपेसिटी में नहीं है, फिर भी उसको मकान खरीदने के लिए लोन तो लेना ही है। अब मुझे तो इंटरेस्ट था सर्टिफिकेट बेचने में, क्योंकि उसके बाद अगर वो बंदा, अगर वो पर्सन ईएमआई पे नहीं करता तो रिस्क किसके हाथ में था, मेरा कोई रिस्क नहीं था, क्योंकि मैंने तो उसके बदले में सर्टिफिकेट लेके मार्केट में बेच दिए हैं और जिसके पास सर्टिफिकेट है वो रिस्क ले रहा है। तो मैंने क्या किया, जब ये फाइल बनाई तो 10 में से 7-8 तो अच्छे डॉक्यूमेंट थे, अच्छे मकान वाले के डॉक्यूमेंट थे, 2-4 ऐसे भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे जिनके जो बायर है वो अच्छे नहीं थे, वो कभी भी लोन ईएमआई पे करने में डिफॉल्ट कर सकते थे। फिर भी मैंने सर्टिफिकेट बना दिए, सर्टिफिकेट बेच दिए, सब काम चल रहा है। हुआ ये कि ऐसे जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने डिफॉल्ट किया। अब मान लो कि मेरे पास 5 सर्टिफिकेट पड़े हैं, अब जब तक जिसने लोन लिया है वो रेगुलर हफ्ता भरता रहेगा, अपना ईएमआई भरता रहेगा, तब तक मुझे अपना इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, ओके, और मैं खुश रहूंगा। लेकिन अगर वो अपना ईएमआई नहीं भरता तो कुछ लोगों ने ईएमआई पे करने में डिफॉल्ट किया। जब डिफॉल्ट किया तो बैंक के पास कोई रास्ता ही नहीं था, और बैंक ने क्या किया, बैंक ने न्यूज़पेपर में ऐड दे दी कि ये प्रॉपर्टी बेचनी है, कि और ये जो था वो बड़े स्केल पे हो गया। हम इसको बोलते हैं हाउसिंग बबल बस्टिंग, हाउसिंग का जो गुब्बारा था वो पूरा फूट गया। अब जब बैंक ने प्रॉपर्टी बेचने का ऐड निकालना शुरू कर दिया, मतलब सब लोगों को लगा कि ये गुब्बारा था, ये गुब्बारा फूट गया है, ओके, तो खरीदने वाला कोई नहीं था। ओके, हर एक बैंक ने एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि हमें प्रॉपर्टी बेचनी है, दूसरी बैंक ने दिया, ये बहुत सारी बैंक ने शुरू कर दिया। अब शुरू में तो बैंक की जो प्रॉपर्टी थी वो बिक भी रही थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, जो हाउसिंग का जो प्राइसेस है वो नीचे गिर गया। अब उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये प्रॉपर्टी था जिसका 50 लाख का वैल्यू था, मैंने बैंक से 40 लाख का लोन लिया है, मैं रेगुलर ईएमआई पे करने को तैयार हूं। लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 से कम होके 40 लाख हो जाएगी तो अब मुझे पता है कि अगर मैंने सारे हफ्ते रेगुलर ईएमआई पे कर दिए, सारी लोन भरता रहूंगा, उसके बाद मुझे जब ये प्रॉपर्टी मेरे अपने नाम हो जाएगी, जब ये कागज मुझे वापस मिल जाएंगे तो इसकी वैल्यू 40 लाख ही है, तो मैं एक बार सोचूंगा डिफॉल्ट करने के बारे में। लेकिन अगर इसकी वैल्यू और कम हो गई, 30 लाख हो गई, अब मैं क्या सोच रहा हूं, अगर सारे हफ्ते भरूंगा, सारा इंटरेस्ट पे करूंगा, बैंक को 40 लाख में इंटरेस्ट के साथ पे करूंगा, उसके बाद जो प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली है इसकी वैल्यू तो वैसे ही कम होगी, 30 लाख की प्रॉपर्टी है, मतलब 30 लाख की प्रॉपर्टी के लिए मैं 40 लाख रुपए क्यों पे करूं। तो जो अच्छे प्राइम लेंडर थे, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने भी डिफॉल्ट करना शुरू किया और पूरा प्रॉपर्टी मार्केट टूट गया। अब जब ये प्रॉपर्टी मार्केट टूटा तो उसके साथ साथ वो सारा इंश्योरेंस का बिजनेस भी टूट गया। लेमन ब्रदर्स जो 150 साल कंपनी पुरानी थी, को सोच नहीं सकता था कि लेमन ब्रदर्स डूब सकती है, लेमन ब्रदर्स कंपनी बंद हो गई। मैरिल लिंच टाइप की इंश्योरेंस कंपनी थी जिन्होंने इस तरह के सर्टिफिकेट को इंश्योर किया था, प्रॉपर्टी को इंश्योर किया था, वो भी डूब गई। और करीब 450 से 500 यूएस की बैंक भी डूब गई थी। क्यों? बोले हर बैंक ने यही काम किया था। ओके, कुछ बैंक तो ऐसी थी जिन्होंने लोन देने की बजाय
सर्टिफिकेट बाय करना मुनासिब समझा था। ठीक, तो उन्होंने, बैंक ने भी सर्टिफिकेट बाय किए हुए थे। अमेरिका की काफी सारी कंपनी थी जिनके पास एक कैश पड़ा हुआ था, उन्होंने सोचा कि बैंक में पैसा रखना उससे अच्छा सर्टिफिकेट बाय कर ले, तो उन्होंने भी सर्टिफिकेट बाय कर लिया। और इसकी वजह से ये हुआ कि अमेरिका की बहुत सारी बैंक, फाइनेंशियल फर्म्स, इंश्योरेंस फर्म, कंसल्टिंग फर्म्स, ये पूरी मार्केट टूट गया और यूएस का जो स्टॉक मार्केट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उस पर बहुत बड़ी गिरावट आ गई और पूरा यूएस इकोनॉमी कोलैप्स हो गया था। शुरू में तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने बैंक्स को बचाने के लिए ट्राई किया और बैंक को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया बैंक्स को चलाने के लिए, लेकिन जब इतनी सारी बैंक डूबने लगी तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं था उस तरह से बैंक्स को बचाने के लिए। और जो यूएस की पब्लिक है उन्होंने ही अपोज किया कि ये जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो टैक्स पेयर का पैसा है। जब ये बैंक प्रॉफिट कर रही थी, क्योंकि वहां सारी प्राइवेट बैंक्स है, जब ये बैंक प्रॉफिट कर रही थी तो प्रॉफिट उनका था, जब लॉस कर रही है तो हमारे पैसों से उसको पैसा क्यों देना है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी अपना काम रोकना पड़ा और काफी सारी बैंक्स को कोलैप्स होने दिया गया था। अब इसका इंपैक्ट यूएस तक था तो ठीक था, लेकिन हालत ये थी कि यूएस में जो स्टॉक मार्केट में काफी सारी कंपनी थी उन सबको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो उन्होंने अपनी जो दूसरी ऑफिसेस, अपनी जो फैक्ट्री जो विदेशों में थी उनको बंद करने का डिसाइड किया। उसकी वजह से काफी सारी कंट्री को नुकसान हुआ। और ये जो सर्टिफिकेट थे वो जब यूएस तक रहते तो चलता था, लेकिन यूएस से बाहर जाके काफी सारी अलग कंट्रीज में, दुनिया के अलग अलग देशों में जो बैंक्स थी, जो कंपनीज थी, उन्होंने भी ये सर्टिफिकेट बाय किए हुए थे। अब जब लोन में डिफॉल्ट हुआ तो सर्टिफिकेट की वैल्यू को क्या होगा। जिस सर्टिफिकेट के ऊपर मैं चल रहा था, अब वो सर्टिफिकेट का वैल्यू थी क्योंकि ये हाउसिंग की वैल्यू थी। अगर ये मकान की वैल्यू कम हो गई तो सर्टिफिकेट की वैल्यू को क्या होगा, कम हो जाएगी। और सो बहुत बड़ा, जो लोग सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और उसी सिचुएशन में भी जो हम अगले वाले वीडियो में बात कर रहे थे, चाइना ने ये गेम प्ले कर लिया था, क्योंकि चाइना को पता चला था कि यूएस मार्केट कभी भी डूब सकता है। ओके, और सिचुएशन ये थी कि अमेरिकन इकोनॉमी वाज अबाउट टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी, मतलब अमेरिका कभी भी बोल सकता था कि हम हाथ अदर कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमी चल नहीं सकता है। अब उस वक्त अगर अमेरिका डूब जाता तो सबसे ज्यादा डॉलर जो चाइना के पास पड़े हुए थे वो डॉलर टिश्यू पेपर बन सकते थे। तो चाइना ने क्या किया, उसी डॉलर से अमेरिका की जो कंपनी थी उनके इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। और आगे जाके जब मार्केट रिवाइव हुआ तो वही कंपनीज को चाइना ने फोर्स किया, इन्फ्लुएंस किया और उनकी फैक्ट्रीज और प्लांट्स वगैरह चाइना में लेकर गई थी। ये था। अब उस वक्त चाइना के पास करीब करीब 4 ट्रिलियन डॉलर थे और उसी वक्त हमारे पास, इंडिया के पास करीब करीब 370 या 400 बिलियन डॉलर थे। रिमेंबर, चाइना के पास 4 ट्रिलियन थे और हम लोग 4 बिलियन के अंदर है, मतलब जितना चाइना के पास डॉलर का अमाउंट था उससे मुकाबले हमारे पास सिर्फ 10% था। ओके, अब जब चाइना ने यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, अब वो चाइना ने यूएस के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, उनकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी उनके बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये जब उन्होंने शुरू कर दिया तो सिचुएशन ये आ गई कि अमेरिका की पार्लियामेंट, जिनको सेनेट कहते हैं, उन्होंने ओवरनाइट एक बिल पास करना पड़ा, सोवरिन एक्ट, जिसके मुताबिक अमेरिकन कंपनी चाहे तो यूएस में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। सो चाइनीज कंपनीज आर अलाउड बट चाइनीज गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड। तो इस तरह से अमेरिकन ने भी कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया था। अब जब ये सब चल रहा था तो इंडिया के पास भी तो पैसा था। अब इंडिया का जो है वो, हमारा तो पूरा पार्लियामेंट, हमें सबसे पता ही है कि अगर इंडिया को ऐसा कुछ करना है तो पार्लियामेंट से बिल पास करो, ऑपोजिशन होगा, ये होगा, डिस्कशन होगा और तब तक पता नहीं किस निर्णय पे हम लोग आ पाएंगे। लेकिन उसी वक्त इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आई, वो अपॉर्चुनिटी थी आईएमएफ। अब ये अपॉर्चुनिटी कैसे आई, जब यूएस में क्राइसिस आए और जब क्राइसिस बाकी सारे कंट्री में भी स्प्रेड हो गए, काफी सारे कंट्री ऐसे थे जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट थी और सारे कंट्री अपनी पैसों की रिक्वायरमेंट के लिए आईएमएफ के पास गए लोन लेने के लिए,
क्योंकि आईएमएफ तो बना उसी के लिए था। अब आईएमएफ के पास उनको देने के लिए पैसा नहीं बचा था। अब तो आईएमएफ ने क्या किया, आईएमएफ ने एक टेंडर इशू किया, और टेंडर था सोना बेचने का, क्योंकि जब आईएमएफ बना था तो हर एक कंट्री ने गोल्ड के फॉर्म में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था, और आईएमएफ ने टेंडर इशू किया सोना बेचने के लिए, और इंडिया ने वो टेंडर भर दिया, और इंडिया ने आईएमएफ से 100 टन से भी ज्यादा सोना बाय किया। अब सोचो, आप एक एरिया में रहते हो, आप खुद बिजनेसमैन हो, सारे लोग बिजनेसमैन है, मार्केट में बहुत खराब सिचुएशन चल रही है, किसी के पास मुनाफा कमाना तो दूर रहा, घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, वर्कर को पे करने के लिए पैसे नहीं है, उसमें अगर आपके नेबर को पता चले कि आपने 2 किलो सोना खरीदा है, तो आपके एरिया में आपकी इज्जत क्या होगी? लोग सोचेंगे कि ये पार्टी बहुत स्ट्रांग है। वैसे ही जब इंडिया ने आईएमएफ से गोल्ड बाय किया और आईएमएफ को बोला कि अगर दूसरा बेचना हो तो बोलना, हम खरीदने को रेडी है। अब ये करके इंडिया ने एक बड़ा सा मास्टर स्ट्रोक लगाया और मेड इन इंडिया एज ए ब्रांड इमेज हो गया। उसके साथ साथ एक और भी चीज हुई थी, इंडिया का उस वक्त का जो जीडीपी ग्रोथ था वो 9% चल रहा था क्राइसिस से पहले, वो कम होके 3% पे हो गया था। बट 3% के साथ इंडिया वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार में बढ़ने वाली अर्थतंत्र बने हुए थे, और उसके साथ साथ हमने गोल्ड बाय कर लिया। जब भी बाय किया तो हमने मेड इन इंडिया एज ए ब्रांड दिया, और एक दुनिया को एक संदेश गया कि इंडिया भी काफी स्ट्रॉन्ग नेशन है। ओके, अब 2008 में जब क्राइसिस आए तो इंडिया ने क्या किया, गोल्ड के बाय करने के अलावा हमने किस तरह से अपनी कंट्री को मैनेज किया, मेंटेन किया, वो भी एक स्टोरी का पार्ट है जो हम अगली स्टोरी में देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे, जब क्राइसिस आए डॉलर सुप्रीमेसी वाज क्वेश्चन मार्क, लोग डॉलर को ग्लोबल करेंसी मानने को तैयार नहीं थे, और पूरी दुनिया डॉलर के अलावा कुछ और ग्लोबल करेंसी की सर्च में लगी हुई थी, ढूंढ रहे थे। तब हमारा नंबर भी था, लेकिन हमने वो मौका गवा दिया। तो ये क्या हुआ था, हमको मौका किस तरह से मिला? अगर इंडिया ग्लोबल करेंसी बन जाता, रुपी ग्लोबल करेंसी बन जाता, तो हमारा स्टेटस ही अलग होता ना। तो वो क्या हुआ, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सिर्फ आपको उस वीडियो का इंतजार करना है। थैंक यू।